कॉन्सेप्चुअली थोड़ा सा पिछली बार से थोड़ा सा डिफरेंट तरीका एक सोच के आया हूँ, ट्राई करके देखते, सेट होगा तो बहुत सही हो जाएगा। ओके जैसे जो जो बहुत ऑब्वियस टॉपिक्स होते हैं ना, प्लान क्या है सर? प्लान ये है कि जो बहुत ऑब्वियस टॉपिक्स होते हैं उन ऑब्वियस टॉपिक्स पे पहले आप मुझे वो सेगमेंट्स बताएंगे जो एक ऐसे के अंदर होने ही चाहिए, एग्जाम्पल, और फिर आपके जवाब आने शुरू होंगे। जैसे सपोज सबसे ऑब्वियस टॉपिक मान लें पेंडेंसी ऑफ केसेस इन इंडिया। ये ऐसे टॉपिक है जिन पे पढ़ाना नहीं है, हर आदमी छोटा बड़ा आम ताम कुछ ना कुछ जानता है, सब जानते हैं कि हाँ बहुत केस पेंडिंग है, वही पूछ रहे हैं ना सर, ये टॉपिक है। अब मैंने क्या सोचा, जो आपको आपके फर्स्ट ऐसे राइटिंग के टेस्ट में जो चैलेंज के फॉर्म में थोड़ा बहुत आ सकता है, मैं यहाँ डब्बे बना रहा हूँ। ठीक है, और दो डब्बे और ऐड कर सकता हूँ, 4 और ऐड कर सकता हूँ, दैट्स नॉट माई कंसर्न। आपको मुझे हेड्स बताने पड़ेंगे जो इस टॉपिक में हमको कंपलसरी है लिखना मार्क्स पाने के लिए, या ऐसे का रेलेवेंसी होना चाहिए। सही बात है। जैसे मान ले पेंडेंसी ऑफ केसेस, वो बच्चा बोल दे इससे पहले ही मैं वो वाला पार्ट काट देता हूँ। खत्म हो गया ये डब्बा। इसके बिना तो ये ऐसे कभी कंप्लीट नहीं हो सकता है ना भाई। तो ऐसे और 7 डब्बे होंगे ना मिनिमम, क्योंकि अगर किसी भी बंदे को 10 से 12 पेज लिखना है तो उसको 7 या 8 हेड आने ही चाहिए। और उसके बाद जो फर्स्ट टाइमर होता है, फर्स्ट टाइमर, अगर उसके ये 8 डब्बे बन जाते हैं तो उस बच्चे के साथ वर्स केस में क्या होता है, इसके अंदर का कंटेंट थोड़ा पुअर आता है। हम उसको बोलते हैं कि यार थोड़ा, बट एटलीस्ट वो 10-12 पेज लिख तो लेता है कि चल रीज़न के। आप मेरी बात समझ गए हो। इन 20 मिनट्स फ्रॉम नाउ मैं अपनी बात पूरी तरह समझा चुका हूँ। सो आई वॉन्ट हेड्स, थिंक। somebody said impact. Solution. रिफॉर्म्स और सॉल्यूशन सेम ही हुआ, वर्ड लिख देता हूँ, एक ही बात है। और कोई जैसे उसी में बोल देगा स्टेप्स, सब स्टैट्स एंड फैक्ट्स, वो इनके अंदर जाएंगे, उनका कभी पैरा नहीं बन सकता। थैंक यू। ये मैं कहीं भी लिख रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि यही अपना। फिर हम इसके बाद नंबरिंग देंगे, तो अगला स्लाइड लूँगा, फिर उस पर फ्लो आएगा। तब अपने को जैसे उसने बोला कि लेजिस्लेशन इंटरफेरेंस है, वो रीजंस है कि इसी वजह से केसेस होते हैं ना। तो हाँ, फेक केसेस वो रीज़न है। मैं आपसे हेड्स मांग रहा हूँ, टॉपिक
पेंडेंसी ऑफ केसेस है। जुडिशरी सिस्टम इन इंडिया में वही करंट वर्किंग है। जैसे फर्स्ट टाइम जब ऐसे राइटिंग में अपने अटकते ना 12 पेज लिखने से या 10 पेज, उसका फर्स्ट स्टेप यही होता है, हेड ही नहीं आ रहे, तो आदमी क्या बोलता है, सर मैं 4 पेज ही लिख पाया, 6 पेज ही, वॉट एवर, ऑब्वियसली। इसीलिए हड़बड़ी नहीं करनी अपने को थोड़ा सोचना है। वो रीज़न है लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। मैं हेड्स में इंटरेस्टेड हूँ। वो पीछे उसने पहले हाथ उठाया था। वी विल टेक। हाँ थैंक यू, थैंक यू। सबसे ज़्यादा नंबर इसी के मिलते हैं, क्योंकि पूरे ऐसे में आपका अगर बहुत आर्टिकुलेट ज्ञान कहीं दिखता है तो ये वाले पार्ट में दिखता है, जहाँ आपने लिखते इन द यूनाइटेड स्टेट्स, इन द वर्किंग ऑफ द फ्रांस गवर्नमेंट, वर्किंग द इंग्लैंड गवर्नमेंट, दिस दैट दैट, तो आपका ऐसे किसी भी और बच्चे से थोड़ा सा नाइस। हाँ प्रतीक, इम्पैक्ट ही कॉन्सिक्वेंसेस है। मैं लिख भी देता हूँ ताकि अगर वो शब्द अपने दिमाग में आए भी तो अपने को लगे कि हाँ भाई वो सेम ही वर्ड है जो भी। सर इसमें ऐसा वो हिस्टोरिकल। थैंक यू। द हिस्ट्री ऑफ कोर्ट्स इन इंडिया। तो हम क्या चाहते हैं, मेरे को कंपलसरी वो 8-10 लाइन 12 लाइन चाहिए। तो रुधि कब से स्टार्ट होगा कोर्ट्स इन इंडिया? फ्रॉम द टाइम ऑफ कंपनीज रूल में मेरे को आदमी का नाम चाहिए ना, वाइस रॉय का, गवर्नर जनरल। इट विल स्टार्ट विद वॉरेन हेस्टिंग्स 1773, 74, Pitt Sack, this, that, then came Cornwallis and then he divided. This is how the judiciary was divided in this part, then civil code, मुंसिफ अदालत, दुनियादारी, याद है, दीवानी अदालत, सदर दीवानी, and then finally the establishment of this code, then this hierarchy वगैरह वगैरह वगैरह। तो यार ये भी तो मार्क फेचिंग होता है। ये हमारा ये सामने वाले को हमारा स्टैटिक नॉलेज बताता है, सही बात है। ये सामने वाले को ये बताता है कि हाउ गुड अ रीडर वी आर। मैं क्वालिटीज भी लिखूंगा, जैसे रीजंस सामने वाले को क्या बताता है कि हमारा प्रेपरेशन अच्छा है। इम्पैक्ट सामने वाले को क्या बताता है कि हमारा थॉट्स और हमारा एनालिटिकल एस्पेक्ट अच्छा है, सही बात है ना। जैसे जब बोलते सर ऐसे राइटिंग में किस चीज़ के मार्क्स मिलते हैं, तो हम बोलते हैं कि एक पूरा का पूरा स्टूडेंट दिखता है। तो ले ऐसे कैसे दिखता है? तो 12 पेज में कोई भी आदमी किसी भी एक चीज़ पर लिखता है तो उसका पूरा का पूरा पर्सनालिटी उस पेज पे दिखता है। तो इसी वजह से हम लोग हमेशा बोलते हैं कि अगर कोई बेटर पर्सनालिटी वाला बंदा मिला है तो फिर वो बेटर ले जाए। मतलब आई एम नॉट सेइंग कि जिसके ऐसे में कम है वो एक बुरी पर्सनालिटी है, बस उसका पर्सनालिटी 10-12 पन्नों में उभर के नहीं आया, और जो थोड़ा वेल प्रैक्टिस्ड है उसका उभर के आता है। दैट्स हाउ इट इज। हाँ भाई बाकी अभी जुडिशरी के भी चैलेंज हो गए तो उन लोगों का पक्ष भी, जुडिशरी के चैलेंज, उन लोगों के भी कुछ हाँ करंट वर्किंग में आ जाएगा। दैट द करंट वर्किंग ऑफ द जुडिशरी इज इन दिस मैनर वेयर दे रोल ऑफ लेजिस्लेचर टू सम एक्सटेंट वो इनमें से ही कहीं पर चला जाएगा, बट जैसे वही सोल्यूशन में आएगा कि लेजिस्लेचर को जुडिशरी को बेहतर करने के लिए लेजिस्लेशन क्या करे, यहीं घुसेड़ेंगे। हाँ सर कुछ न्यूज़ लिख सकते हैं या करंट अफेयर से रिलेटेड कोई आया होगा? उसमें हर एक में न्यूज़ और करंट अफेयर लिख के तड़का लगाना पड़ेगा, हर एक में। जैसे कि मतलब आप क्या बोल रहे हो सर एग्जैक्टली
जैसे इट्स बीन 150 ईयर्स टुडे दैट, तो ये बताना पड़ेगा कि आज 150 साल हो गए, तो सामने वाले को लगा हाँ ये बात तो सही है। जैसे सही में 1775 और 2025 में पार्लियामेंट्री एंड जुडिशरी कॉन्फ्लिक्ट, वो ना इनमें से एक का हेड बनेगा। જ્યારે આપણે We can add current state of the country, like if several cases are pending, then there are several crimes happening. जो सेवरल क्राइम है वो इम्पैक्ट है। जैसे करंट स्टेटस ये है, करंट वर्किंग लिख दो, करंट, That is the current working is the procedure part. So more of यू हैव टू इंक्लूड द स्टेटस ऑल्सो देयर ओनली, कि इसका करंट स्टेटस वर्किंग के बाद ऐसा है, और फिर जो तू बोला कि उससे क्राइम हो रहा है वो कॉन्सिक्वेंस का पार्ट है। still relying on reports because like थैंक यू। Traditional Digital methods. the need to shift to digital. जैसे नीड टू शिफ्ट टू डिजिटल इज सोल्यूशन, जैसे वो जो बोल रहा है वो एक हेड है, वाई नो स्ट्रिक्ट स्टेप्स, या वाई, समझ गए? जैसे वाई नो, why we still वाई नो स्टेप ही याद आ रहा है, पता नहीं, वाई नो स्टेप टेकन, तो वो जो नहीं अभी वो बोला कि फिर अपने लिखते लेजिस्लेचर की वजह से, इसकी वजह से, उसकी वजह से, reason हो गया. Sir, मैं हाँ? पता कि मतलब इतने cases pending है, still we rely on अच्छा, आई लाइक इट, आई लाइक इट व्हाट ही इज सेइंग। इंपॉर्टेंस ऑफ कोर्ट्स, इतनी चुगली बुराई दुनियादारी फलना ढिमका, बट उसकी इम्पोर्टेंस। जैसे कल मेरे बहुत अजीज़ दोस्त हैं, पुलिस में है वो, ठीक ठाक सीनियर पोजीशन है, ऐसे ही हम संडे दिल मन की बात कर रहे थे, तो बात यहाँ तक आ गई कि पुलिस वालों को गाली पड़ती है, या पुलिस, जैसे 4-5 बात हो रही थी। पहला कि पुलिस पे कोई भरोसा नहीं करता, पुलिस को सब पीठ पीछे गाली देते हैं, पुलिस किसी को पसंद नहीं है, पुलिस सबको बनना है। पांच ऐसी बातें थी कि जिस पे चर्चा थी, फिर उसका लास्ट यही आया कि फिर भी जिस दिन दुख का बांध टूटता है, आदमी ये सारी चीज़ें छोड़ के पुलिस के पास पहुंच जाता है, या कांटेक्ट निकालता है पहले पुलिस का। तो पूरा डिस्कशन इस बात पे ख़त्म हुआ था कि तो ठीक है ना, क्या बुरा है पुलिस बनना। चर्चा इस बात पे चल रही थी कि इतना ही गाली गलौज है, तो जब नहीं अपने डालते IAS IPS IRS ये वो डालते, फिर GPSC में हम डालते डिप्टी कलेक्टर DYSP, तो जब इतना ही गाली गलौज है तो DYSP और IPS क्यों ऊपर डालना है? तो उसका रीज़न ये था कि ठीक है ना, अभी दुख मिटाने के लिए किसी को तो मसीहा बनना पड़ेगा ना, तो फिर अगर वर्दी वाले ही मसीहा है, सो बी द केस। तो वैसा ही जुडिशरी में है कि अगर आज कोई कुछ पेमेंट नहीं कर रहा, किसी का डिवोर्स हो गया है, दुनियादारी आदमी पुलिस के पास भी चला गया है, प्रॉब्लम सॉल्व करी ने आपो फिर पुलिस स्टेशन में कहीं थतु नहीं, तो साला तारे कोर्ट में ले जाओ। तो ये उसके भी ऊपर आता है, मतलब किसी को पुलिस स्टेशन ले जाना वो एक अलग फैक्टर है, किसी पे केस फाइल कर देना वो इसका ऊपरा वर्जन है। तो आखिर लिखते केस फाइल होते हैं, तो पेंडेंसी ऑफ केसेस का एंटीथेसिस क्या है? भले ही केस पेंडिंग पेंडिंग इसीलिए है क्योंकि भरोसा है, डिपेंडेंसी. डिपेंडेंसी है, पेंडेंसी नहीं है। डिपेंडेंसी है। जैसे हम लोग इंग्लिश मीडियम में बोलते हैं, कोर्ट इज द लास्ट रिसॉर्ट।
सब ट्राई करते लोग। अगर कोई दो लोगों में मतभेद हो गया, दो सबसे सिंपल, डिवोर्स और किसी ने किसी का पैसा लिया और नहीं दे रहा, तो इंडिया में हायरार्की चलती है। सबसे पहले खुद, फिर समाज के किसी आदमी से, फिर पंच, फिर ये 3 फेल, पुलिस, फिर फेल। उसमें कोई लोग गुंडा, कोई आउटसाइड प्रेशर, कोई नेता, इसका भी यूज़ लेते, फेल। हाँ, लोक अदालत, वही सब फेल। लास्ट केस फाइल करते हैं। तो आदमी जब वहाँ खड़ा होता है, चाहे वो कोर्ट का कटघरा कैसा भी दिखता हो, आड़ा तिरछा हो, पुराना हो, बोरिंग हो, जो भी हो, आदमी वहाँ उम्मीद के साथ खड़ा रहता है, अब तो देखो जाएगा। तो उसको तारीख मिलती है तो भी वो क्या सोचता है, हाँ तो अगली बार हो जाएगा। ठीक है, केस सॉल्व नहीं हो रहे, पर पब्लिक तो फिर भी एक्सेप्ट करके केस फाइल करती है ना। तो इसीलिए उस सिस्टम पर किसी न किसी प्रकार का भरोसा तो है। मैं एक डब्बा बना दूं क्या, एंटीथेसिस लिख के? रिमोट सही है। हेड्स और सोचो ना, हेड्स और सोचो ना। हाँ हाँ, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। हिस्टोरिकल में किसी को सभा समिति से चालू करना है या हड़प्पा, तो भी चालू करो, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। बट इन जनरल व्हाट हैपेंस, पेंडेंसी ऑफ केसेस इन द कोर्ट्स इन इंडिया करके आता है, तो कोर्ट स्ट्रक्चर क्या है कि फिर वो वॉरेन हेस्टिंग है, उसका कोई रॉकेट साइंस नहीं है। वो आपको जो ठीक लगे, पेज मैनेजमेंट वगैरह वगैरह, आप वैसा चालू करो। सोशल मीडिया कैटलाइजिंग वो जाएगा उसके इम्पैक्ट या उसके प्रॉब्लम में। जैसे इसका एक लास्ट पार्ट मैं थोड़ा लिख कर आया था, जैसे अगर पेंडेंसी हट जाता है तो व्हाट गुड विल इट डू फॉर द कंट्री। मतलब केसेस सारे खत्म हो गए, 0-0, अब इंडिया में कोई केस नहीं है, तो व्हाट गुड विल इट डू? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? पेंडेंसी इज 0, व्हाट गुड? तो इसमें ना अच्छा लिखना, इंडिया एम्पावर्ड हो जाएगा, ह्यूमन राइट्स हो जाएगा, देल बी बॉनहोमी अमंग पीपल, वाह वाह, सब बढ़िया, कुछ बढ़िया ऐसा। क्योंकि इस टॉपिक का कोर क्या है कि ये 0 हो जाना चाहिए, तो कोई तो ये लिखेगा ना कि फिर वो हो जाएगा तो उससे क्या होगा। फिर 10-11 ये हेड्स बन के तैयार होता है, और ऐसे करते करते अपने को 2-4 टॉपिक पे लिखना है, 2-4 टॉपिक पे बात करना है। जब भी आप इस काम को करेंगे, 10-12 पेज लिखने की नौबत आती है, हेड्स नहीं आए तो वैसे भी आगे नहीं जा सकता। अब इसका एक सेकंड पार्ट है गाइज, पहले इजियर पार्ट कर लो क्या? ठीक है, आपको मुझे बताना है कि ये हर हेड में हम कितना पेज, हाँ नहीं, सब हेड्स पे आज नहीं जा सकता, पहले आज ये सिखाना पड़ेगा मुझे। ये बात करना है कि इमेजिन खाली करना पड़ेगा कि हर हेड में हम कमज़ोर ज्ञान, अच्छा ज्ञान, व्हाटएवर में कितना पेज लिख पाएंगे। हिस्टोरिकल में कितने पेज लिख सकता है एक आदमी? 1.5। If you start from Warren Hastings, somebody starts from a Sabha Samiti, 1.5 is fine। मतलब आदमी आता जाएगा करते करते खींच सकता है, बराबर। हाँ नहीं, मैं अभी स्टार्ट और एंड की बात ही नहीं कर रहा। अच्छा सुनो, आई लाइक इट। 2 ऑप्शन है दोस्त, मेरे पास अभी 2 ऑप्शन थे। पहला, मैं इसको रीअलाइन कर दूँ, वो अभी नहीं कर रहा। पहले मैं बात कर रहा हूँ कि जितने जितने हैं उस पर कितना हेड लगेगा। ये कोई अलाइंड थोड़ी है, हम ये हिम्मत बढ़ाओ आंदोलन पे हैं कि 10-12 पेज हम लिख सकते हैं क्या सही में, और बाकियों से हमको ये पता चले अच्छा गांव में लोग 1.5 पेज भी लिख सकते हैं।
तो हमको इससे एहसास हो कि मैं 1 पे हूँ तो मैं 1.5 तक जाऊँ, और कुछ नहीं है। करंट वर्किंग 1, करंट वर्किंग के नंबर नहीं है, करंट वर्किंग के नंबर नहीं है। करंट वर्किंग में आदमी जो भी लिख के जितनी भी अंग्रेजी बोलेगा उससे कितना फर्क आ जाएगा। पंखा बढ़ाना है बढ़ा दे। फिर तो इसमें कुछ समझ में नहीं आएगा करंट वर्किंग में एक पॉइंट के बाद। जैसे रीजंस व्हाई पेंडेंसी ऑफ केसेस इन इंडिया 2। अगर रीजन पुट नहीं हुए तो तुम्हारे ऐसे में जान ही नहीं आएगी। पूरा का पूरा टॉपिक सबसे ज़्यादा किस चीज़ पर नंबर देने के लिए उतारू है? कौन से 2 हेड्स में? भाई ये जान है इस ऐसे की। मान ले कि ये क्वेश्चन होता और अभी हम जीएस का कोई आंसर पे बात कर रहे हो तो 2 पेज का आंसर लिखना है, तो 2 पेज के आंसर पहले पेज पे क्या लिखा है? रीजन फॉर पेंडेंसी, और सेकंड पेज पे लिखा है सोल्यूशन। तो ये तो जान है भाई इस टॉपिक की। जान का मतलब है कि तुम अगर इसको ठीक ठाक अंडा बच्चा फॉर्म में लिखते हो तो अगर 125 मार्क का एक ऐसे पढ़ता है और यही सब खाली ठीक होता है तो 40-45 नंबर आते हैं, जिसमें बोलते हैं कि हाँ ये दोनों चाहिए था, तुम यही खाली ठीक लिखे हो। फिर हर एक बात पर हम 5-5, 10-10 मार्क का ग्रोथ देते हैं उसमें तड़का लगा के। सॉल्यूशन बराबर। हाँ, इम्पैक्ट, इम्पैक्ट हाँ, इसका इम्पैक्ट 1.5, 2 तक भी जाता है। क्यों? इसका सोसाइटल इम्पैक्ट, पॉलिटिकल इम्पैक्ट, इसके तो अनगिनत इम्पैक्ट हो सकते हैं। तो कोई 1.5 बोलता है तो भी चलेगा, कोई 2 बोलता है तब भी चलेगा मेरे लिए। ग्लोबल प्रैक्टिसेस, इंपॉर्टेंस ऑफ कोट्स 1 या हाफ भी चलेगा। चलो 1, बेस्ट वर्स्ट, एंटीथेसिस, ये सब खत्म हो गया तो क्या बढ़िया हो जाएगा? टोटल मार के देखे क्या? 2.5, 4.5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11.5। इंट्रो कंक्लूजन मिला, जो भी चाहे तो खेला जा सकता है। ठीक है, आई एग्री कि किसी का कोई ज्ञान कहीं कम पड़ेगा या ज़्यादा पड़ेगा, वो बात की बात है। ये फर्स्ट पार्ट। अब अगर यही हमारे हेड्स होते, हम जितने बच्चे सुन पढ़ रहे हैं हमारे यही हेड्स होते, तो ज़्यादा मार्क्स फ्लो पे भी तो है। तो फर्स्ट और लास्ट और कैसे करके खेला जाएगा? 1 मिनट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 आप अपनी बुक में नंबरिंग के साथ क्या करना है समझ गए? अगर आपको लगता है कि 4 से आपका ऐसे चालू होता तो आप 4, 2, 1, हेलो, बस 1, 2, 3, 4 करके ही आपको 9 नंबर्स लिखने आपके हिसाब से, जो आपको लगता है कि ये आपका फ्लो होता। वो अगर अपना मैच होने लगा तो हम एक स्टेज और आगे बढ़ जाएंगे हमारे थॉट्स में। सही है? सोचो। नॉट बैड, हो जाए।
स्टार्ट का भी सोच सकते, एंड का भी पहले सोच सकते, जैसे भी अलाइन करो होना चाहिए, फिर डिस्कस कर लेंगे। तो वील ऑल बी ऑन द सेम पेज, फिर मैच द फॉलोइंग खुद ही कर लेना कि मेरा पॉपुलर ओपिनियन के साथ मैचिंग आ रहा है कि नहीं। श्वेता जी आप टुकड़े टुकड़े में भी सोचोगे तो भी बढ़िया हो जाएगा। आगे बढ़े। सबसे बेसिक वो टेस्ट करता हूँ, क्या बोलते हैं उसको, फंडामेंटल स्ट्रक्चरिंग का। मैं ये पूछ रहा हूँ, ये 3 को लेकर अगर बात करें, इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड क्या होगा? रीजन, इम्पैक्ट, सॉल्यूशन। ऐसा इम्पैक्ट फिर रीजन फिर सॉल्यूशन हो सकता है? हो सकता है। तो अगर हम में से कोई भी ऐसा है जिसने इम्पैक्ट पहले और रीजन बाद में लिखा है, तो आपने कोई पाप नहीं किया है। ऐसा हो सकता है, इट्स फाइन, फेयर। नहीं हो सकता। ये तिकड़ी बिठा लो उसको भी। तुम्हारे उधर जगह खाली थी, चौथा ही बैठेगा, अब क्या करेंगे? यू कैन आस्क संजय फॉर अ चेयर ऑल्सो। ये 3 तो एक साथ जाएगा, इसलिए बोल, हाँ ऐसा होना चाहिए, क्योंकि ये बॉडी का थोड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। एनीवेज, हाँ भाई, फर्स्ट लेकिन सर हाँ अगर क्वेश्चन आज की स्थिति के बारे में तो पहले करंट स्टेटस देना पड़ेगा, उसका क्या है क्या? फर्स्ट Okay. इम्पोर्टेंस देन करंट। सब आप बस अपना अपना ओपिनियन बताइए, मैं कर दूंगा। That's a nice way. That's a nice way. I loved that part better. उसने वो लिया है कि because there are no if there would have been no pending cases in the country would have been, तो सुनने लगता है अच्छा, तो तुम स्टार्ट दे पाते हो, वो एक तरीका ठीक है, बट उसको खाली स्टाइल हाइपोथेटिकल करना पड़ेगा कि जैसे जस्ट पुटिंग इट इनटू बेटर वर्ड्स कि इमेजिन दैट देर आर, स्टोरी डिल दी कि एक फीमेल है, वो घूम रही है, या इतने सारे लोग हैं, जो भी कोई केस का ऐसा लिया, फिर बोले कोई भी केस नहीं है। इमेजिन कि आई एम रोमिंग अराउंड द स्ट्रीट्स एंड देर आर नो पुलिस स्टेशंस। Imagine a foreigner came to this country and he said ki I want to visit the police station, where is the court in this country? So then an Indian citizen replies, what do you mean by a court? तो फिर court where disputes are solved.
बोले दैट्स अ बायगॉन एरा इन दिस कंट्री, वेयर डू यू कम फ्रॉम? बोले इंग्लैंड. You still have courts? You brought that to India. We don't have that anymore. Pendency of cases in this country are gone. We are a first world country. ये वो करके तू उसको पुट करते हो तो सामने वाले को पढ़ने ले. अच्छा सोच. पर ऐसा स्किल सेट हाइपोथेटिकल लेवल पर अगर कोई भी पुट कर सके, इट्स जस्ट अ डिस्कशन गाइस. अब में से किसी को प्रेशर नहीं लेना है. तो पर वैसा स्टाइल करके फिर कुछ करके पुट करे तो बोले फिर हम पुट करते. इमेजिन इफ दिस वुड हैव बीन द करंट स्टेटस ऑफ द कंट्री वेर in real time a citizen would have had traveled, what good this country would have been. So to make that country however into that situation we have to work very hard. फिर उसके बाद हम आ जाते हैं करंट वर्किंग. लेकिन लफड़ा ये है कि आज ऐसा है तो वो एक पार्ट लेना पड़ेगा. ठीक है, जिसने वो बोला हमारी तरफ से ठीक है. अभी किसी ने और भी बोला अलग अलग. हाँ, कौन सा? इम्पोर्टेंस ऑफ कोर्ट्स पुट किया. ये दोनों इंटरचेंज भी हो सकते हैं. इंपॉर्टेंस ऑफ कोर्ट्स, करंट वर्किंग, या फिर करंट वर्किंग, इंपॉर्टेंस ऑफ कोर्ट्स. दोनों में हमेशा ये निर्भर करेगा कि तुम पहला जो भी चुन रहे हो उसको कैसे एंड कर रहे हो ताकि दूसरा लिफ्ट हो सके. मैं ये कह रहा हूँ, यू टोल्ड ना कि हिस्टोरिकल से स्टार्ट. मैं ये कह रहा हूँ कि उस बच्चे ने बोला कि ये, तो मैं उसको बोल रहा हूँ कि अगर ये तो कैसे. अरे हो तो कुछ भी सकता है. मेरा काम ये है. अब जैसे तूने हिस्टोरिकल बोला तो हम ये बात करेंगे कि हिस्टोरिकल के बाद वाला जो पैरा जो भी डब्बा लोगे उसकी ज़्यादा कीमत है, क्योंकि उसके बाद वापस. अब जैसे हिस्टोरिकल बता के कोई करंट स्टेटस बताता है तो ऐसा लगता है कि पता ही नहीं चलेगा कब हिस्ट्री खत्म हुई और कब करंट स्टेटस आया. तो सर इसके लिए तो जो भी हेड पहले ले, या सॉरी जो भी हेड बाद में ले, उससे पहले के हेड का एंड अगर इफेक्टिव थैंक यू, थैंक यू. इसीलिए यही सिखाना था कि आप जब भी पहला दूसरा तीसरा करते हैं तो आपको पहले वाले को स्मूथ एंड देकर दूसरे वाले के साथ अगर आपने वो चेन की कड़ी नहीं जोड़ी तो आपका ऐसे एक गुड रीड ऐसे नहीं होता है. फिर वो ना इंग्लिश में क्या बोलते थे राइट वर्ड, सीलोज, SILOS. वो डब्बा लगता है कि खाली पेज कूद के बच्चा 10 पेज लिख रहा है. ऐसे राइटिंग नहीं चलेगा. इसीलिए आप अगर हिस्टोरिकल लेते हैं तो आप हिस्टोरिकल में एग्जाम्पल कहाँ तक हिस्ट्री खींचोगे कोर्ट्स में. कोई बोलता है इंडिपेंडेंस. हाँ, हिस्ट्री में कहां तक खींचोगे कोर्ट का बनना करना. सुप्रीम कोर्ट. तो मान ले आज़ादी तक फेडरल कोर्ट कहलाता था, आज़ादी के बाद फिर उसका नाम सुप्रीम कोर्ट ऐसे करके. फिर कोई बंदा होगा इस क्लास में जो उनको 24 अप्रैल 1970 केशवानंदा भारती केस तक खींचेगा और बोलेगा कि करंट लेवल ऑफ जुडिशरी जो है इंडिया में उसका लैंडमार्क में चेंज बेसिक स्ट्रक्चर में केशवानंदा भारती केस तक कोई कहीं भी खींच सकता है. बराबर है. तो वो अगर हिस्टोरिकल खींचता है तो उसके बाद ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, करंट वर्किंग या इम्पोर्टेंस ऑफ कोर्ट्स. इम्पोर्टेंस ऑफ कोर्ट्स ही ले लेना कि आज ऐतिहासिक तौर पे हमारे देश में कोर्ट्स है और फिर हम बताते हैं आज उसकी क्या इम्पोर्टेंस है. फिर उसके इम्पोर्टेंस के बाद लिखते हैं हम कि वो लेकिन आज काम कैसे करता है. एग्जाम्पल, ऐसा क्यों बोल रहे हैं सर. मान ले कि किसी ने हिस्टोरिकल वर्किंग में 1950 या 1951 में संविधान जब भी आया तब तुमने हिस्टोरिकली कर दिया. अब आप उसके बाद करंट वर्किंग करोगे तो पहले इंपॉर्टेंस बताओ कि इसलिए किया था और फिर उसमें आज करंट वर्किंग आओगे. करंट वर्किंग में ही आप पेंडेंसी की बात को मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं ना, क्योंकि करंट वर्किंग में ये जो कोर क्वेश्चन है ये यही तो है. समझ आ रहा है. थोड़ा बहुत सोचना पड़ेगा गाइस. इसमें सही और गलत की कोई परिभाषा नहीं है. जो भी चीज़ लिखेंगे सही तरीके से फिट करना पड़ेगा उसको. और क्या ओपिनियन है किसी का. तो सर इसमें करंट वर्किंग में अगर हम पेंडेंसी की
हम रीजंस ले तो सेट हो पाएगा? हाँ, पर जैसे अब ये लड़की क्या बोली, करंट वर्किंग में फिर हम पेंडेंसी से करते हैं कि करंट वर्किंग हमारे देश की करके है, उसमें हम क्या बात करते हैं, एंड दिस वर्किंग की वजह से ही पेंडेंसी बढ़ाना पड़ा है। तो इसने क्या बोला, पेंडेंसी के बाद डायरेक्ट रीजन ले लूँ चाल से, तो रीजन जब ले लूँ तो उसके बाद क्या लूँ, कोई बोलता है उसका इम्पैक्ट पहले ले लूँ, कोई बोलता है सोल्यूशन ले लूँ। सोल्यूशन देख, एक क्वेश्चन है, रीजन के बाद इम्पैक्ट लेते और सोल्यूशन के बाद इम्पैक्ट लेते में क्या फर्क है? इसके बाद ये लेते हो तो ये नेगेटिव में लिखना पड़ता है, इसके बाद ये लेते हो तो ये पॉजिटिव में लिखना पड़ता है। रीज़न ये है तो इससे ये सब बर्बाद हो गया, रीज़न ये है तो ऐसे ठीक कर देंगे तो इससे ये सब आबाद हो जाएगा। बर्बाद और आबाद दोनों सेम ही, हेड्स तो वही रहने वाला है, पर ये आबाद हो जाएगा। तो इसीलिए इम्पैक्ट पॉजिटिव लिखना तुम चाहते हो या नेगेटिव लिखना तुम चाहते हो, ये तुम पे बहुत निर्भर करता है। आप ऐसे का, आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? हाँ, ग्लोबल प्रैक्टिस को कहाँ फिट करना चाहिए? तुम बताओ ग्लोबल प्रैक्टिस को कहाँ फिट करोगे? हाँ, करंट वर्किंग की बात कर सकते हैं कि अभी इंडिया में इतना करंट है, लेकिन अगर दूसरे देशों के कंपेयर करना चाहते हैं तो यू फॉर एग्जांपल यूएस यूके कोई अगर रिसेंट में कोई न्यूज़ हो तो वैसे कोई करंट वर्किंग के बाद इम्पैक्ट डाल ग्लोबल प्रैक्टिस डालता है, कोई और दूसरी जगह है? मैंने वैसे रीजन इम्पैक्ट और फिर ग्लोबल प्रैक्टिस और फिर थैंक यू। जैसे रीज़न इम्पैक्ट, फिर ग्लोबल प्रैक्टिस और फिर सोल्यूशन दिया है कि वर्ल्ड में ऐसा ऐसा चल रहा है, तो अपने भी कुछ ऐसा करते हैं ना। क्योंकि ग्लोबल प्रैक्टिस जाने अनजाने में सोल्यूशन ही है, या एक आईना है, इसको हम लोग समझ आ रहा है? तो अगर तुम आईना दिखाते हो तो उसके बाद वो वाला पार्ट वापस ले सकते हो, वो एक तरीका हो सकता है। कोई अच्छा तरीका और यूज़ किया है? सर ये ग्लोबल प्रैक्टिसेस जो है वो एंटीथेसिस के पहले अगर लिखता है तो इफेक्टिव रहेगा, क्योंकि इसमें रीडर क्वालिटी दिखाता है कि मतलब आपको इसका नॉलेज है, तो इसके बाद आप ये चीज़ का अपोज भी कर सकते हैं। हाँ हाँ, ये इसका नहीं हो सकता, क्योंकि ग्लोबल प्रैक्टिसेस में आप बहुत बढ़िया बढ़िया लिखते हैं, और एंटीथीसिस में आप ये बोलते हो तो छः एमा हूँ छः आपड़ू छः, वो हारू नहीं लागे। You said that after reasons, solutions and then positive impact. Then it will be part of what good. पॉजिटिव फिर वो इम्पैक्ट what इज good तो after हाँ, good हो जाएगा। हाँ हाँ, तो वो पूरा बिल्कुल head ही कटा हो जाएगा। बिल्कुल। तो उनका बात समझिएगा, अगर आप इन दोनों के बाद पॉजिटिव इम्पैक्ट लिखते तो आप व्हाट गुड नहीं लिख सकते। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये तो इसमें क्या है, अपने सब ने मिलके इतने हेड बनाया ना तो सबके आ गए। बाकी एक इंडिविजुअल आदमी पहली बार लिखने जाए तो 6-7 हेड ही बनेंगे, 2 तो वैसे भी गायब मिलेंगे। और मजे की बात बताता हूँ, जब पहली बार ऐसे राइटिंग करते हो 9 के 9 हेड लिखते हैं तो वो भी खाली स्ट्रक्चर में दिखता है, आंसर में तो गायब हो जाते हैं 1-2 हेड। तो बस फिर हाँ, समबडी वाज सेइंग सम, हाँ सॉल्यूशंस के बाद अगर ग्लोबल प्रैक्टिसेस डिस्प्ले करे कि सॉल्यूशंस जो ये है जो इस कंट्रीज ने इम्प्लाई करके इनकी बोर्ड्स में ये डेवलपमेंट किया है वो भी तो शो कर सकते हो। पर ग्लोबल प्रैक्टिस तो पहले बेहतर होता है ना। तुम, उन्होंने किया है, तुम लिखते हो, फिर हम क्या कर सकते हैं वो लिखते हो। हमेशा ऐसा होता है, 1 स्टेप अहेड। हमेशा ये लिख के ये लिखते हैं तो लगता है कि तेरा ऐसे 1 स्टेप अहेड खेल रहा है हमेशा। So finally, historical किधर है? हिस्टोरिकल हमेशा स्टार्ट में ही आएगा, मतलब वेर एवर यू आर स्टार्टिंग इट हैज़ टू बी, जैसे हाउ शुड आई आंसर दिस क्वेश्चन, 10-12 odd pages, in the first 4 pages only, 5 pages only you have to complete with the historical part wherever you want to fit it. Later when you, हम लोग ऐसे बोलते हैं कि when you lift the essay, then you can't bring these things. If you hit the deck, you have to, तुमको कंप्लीट करना पड़ेगा, तुम उसका मोमेंटम तोड़ नहीं सकते।
चलता है। हाँ, ग्लोबल प्रैक्टिस के साथ व्हाट गुड लिखे तो मतलब पहले impact ग्लोबल प्रैक्टिस के साथ व्हाट गुड उतना बढ़िया नहीं जाता है। जैसे हमेशा लिफ्ट किया करो। जैसे अगर तुम अपने आंसर्स में सामने वाले को देख देख, ये तो ज्ञान है। तो ग्लोबल का ज्ञान देती है और फिर ज्ञान में तो ये लिखती है कि पर मैं ये सोच रही हूँ कि इस तरीके से इसको कर सकते हैं, तो थोड़ा स्केल अप जाता है और कुछ नहीं है। मतलब डिपेंड फिर भी उसके बाद आपके फ्लो पे ही करेगा गाइस। इसमें कोई टैटू किया हुआ आइटम नहीं है ये। बट मल्टीपल लेवल पर अलग अलग लोगों का सुनेंगे और समझेंगे तो समझ आएगा कि हाँ, मैंने एक तरीका सोचा था, क्लास में तो 6 तरीके निकल के आ गए। इसका मतलब बैठा बैठा आदमी सोचे तो बहुत सारे तरीके डिवाइस कर सकता है लिखने के। एनीबडी हैज एनी मोर इनपुट? यस। Impact, reason, solution और global practice in a flow. ऐसा नहीं होता है, रीज़न पहले आते हैं। Impact, reason, solution and then global practice. रीज़न पहले आता है इम्पैक्ट के। हमेशा कोई कारण होता है तब इम्पैक्ट आता है। इम्पैक्ट पहले बात कर लेंगे कि હું તો ફેલ થઈ ગયો, તો રીઝન એના પછી નહીં થાય, કેમ કે તું આવી રીતે કર્યું તે તો તું ફેલ થઈ ગયો છે। तो हमेशा रीज़न आएगा फिर इम्पैक्ट आएगा। इसी में एक नेक्स्ट ऐसा ही एक ट्राई करके आया हूँ, वो सारे डब्लू वाले क्वेश्चन लेने वाला हूँ। व्हाट लोगे, होम लोगे, वेयर लोगे, होम लोगे, वाई लोगे, हैं ये सब वो फ्लो बनना चाहिए। Any more inputs? I move to the next topic, similar level, so that we can think a little more. थोड़ा बहुत समझ आ रहा है, कोशिश करके देखेंगे तो एक दिन लिख भी लेंगे। और जिनको कंटेंट की घबराहट हो रही है, गाइस, I tell you very honestly, there are lakhs of people all over the country. They have content because they've been reading for a while. बट हाँ, फिर वो स्ट्रक्चर नहीं कर पा रहे लोग। तो अगर आज से हमारे पास भी कंटेंट है, किसी में हमारे पास बहुत कम है। जैसे अभी इस क्लासरूम में मेरे हिसाब से अगर मैं अभी डेमोग्राफी देखूं, हमारे क्लासरूम में सबसे कमज़ोर ये पढ़ता होगा, बराबर है। जो पुराने 2-4 साल पुराने बच्चे हैं उनको इसकी चैलेंज नहीं आती होगी। तो ठीक है, आज के बाद हम ये ध्यान रखेंगे कि हमको कहीं दिखे तो हम ये वाला पार्ट करेंगे। अदरवाइज डुएबल कैटेगरी में ये जा सकता है, ट्राई कर सकते हैं। एक और पे मूव करूं। जैसे वेरियस टॉपिक्स सोच के आया था जो कोर्स के ही हो, बट अपने दोनों वो टॉपिक के बारे में ज़्यादा बात ना करें। जैसे पेंडेंसी ऑफ केसेस पे कोई चर्चा नहीं है। एकदम नया बच्चा भी हो जो 5 दिन पुराना है, उसको भी ये बात समझ आती है। ऐसे में ही दूसरा पॉपुलर जो मैं टॉपिक बोल रहा हूँ वो है इंटरनल सिक्योरिटी। ये ऑपरेशन सिंदूर और अटैक हो जाने के बाद पूरा ब्रह्मांड जान गया है कि ये क्या होता है और क्योंकि ऑब्वियसली ये कोर्स का भी पार्ट है। इसमें मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना चाह रहा हूं। एक वो डब्बा वाला, पर उससे पहले मुझे व्हाट, वाई, होम, वेयर वो वाला लेना है। फ्लो क्वेश्चंस का। ये जब आप यूपीएससी का इंटरव्यू देते हैं, जीपीएससी का इंटरव्यू देते हैं, और अगर आप ये गोल्डन रूल्स को फॉलो करके अपने कॉन्वर्जेशन को ड्राइव कर पाते, सो व्हेन यू लीव द रूम दे आर हैप्पी। They are happy. पहला क्वेश्चन, what? Somebody is with a why, somebody is with a where.
व्हाट इज इंटरनल सिक्योरिटी, तो यहाँ पर अपन ने इसका डेफिनेशन वाला पार्ट खींच लिया। ये भी पेजेस बनते हैं गाइस। हाँ जैसे व्हाई डू वी नीड इंटरनल सिक्योरिटी, थैंक यू, यही इंपॉर्टेंस है यार। फिर तो हेड्स में मेरा तो पेपर लीक हो गया। चलो ठीक है, सीखना ही तो है, छुपाना का क्या काम है। वेयर नहीं क्या बोला किसी ने अभी? करंट अफेयर है, करंटली नागालैंड में म्यांमार, तब आएगा ना। जो करंट में नहीं है वो तुम कभी लिखोगे इधर? मैं तो नहीं लिख रहा। जो हुआ ही नहीं है वो कभी लिखोगे इधर? मैं तो नहीं लिख रहा। तो एक करंट अफेयर आता है कि अभी इंटरनल सिक्योरिटी की क्या, कहां पर कैसे चैलेंज है। हाउ मतलब कि कैसे नहीं, मेरे को अंग्रेजी में ही शब्द चाहिए। डब्ल्यू से वर्किंग बोल दिया। हाँ ठीक है, नहीं कुछ ज़्यादा अंग्रेजी है नहीं। हाउ ही वर्किंग है, हाउ डू यू टीच सर, कोई आकर पूछता है इंक्वायरी में तो हम वर्किंग ही बताते हैं ना। हाउ इज़ योर प्रेपरेशन गोइंग, हाउ का जवाब हमेशा वर्किंग ही होता है, बिग डील। तो हम यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ या इंटरनल सिक्योरिटी क्या होता है, हमको क्यों उसको बनाए रखना है, आज करंट लेवल पर इंटरनल सिक्योरिटी में क्या क्या हो रहा है, कहाँ पर क्या फैल रहा है। फिर हम ये बात करते हैं कि हम लेकिन अभी कैसे इसको संभाल पा रहे हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेस है, मिलिट्री फोर्सेस है, ये है एयर डिफेंस है, दुनियादारी है, लोकल लेवल पर भी काम करते, पुलिस भी इसके साथ काम करती है। करते करते इंटरनल सिक्योरिटी में पूरी वर्किंग बताई समझाई जा सकती है, जिसमें मेजर लेवल पर अगर बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स कैसे काम करती है पैरामिलिट्री के साथ, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के कैसे बंदे भेजती है हमारे साथ, उसके अलावा एसएमसी तक फायर ब्रिगेड भेजता है। वो भी तो रायता फैलेगा तो आएगा ना। एम्बुलेंस जो आती है वो कौन भेजता है, एसएमसी, तो वो भी इन्वॉल्व रहता है, ऐसा कुछ नहीं है। फिर नहीं, अभी पहले मेरे को क्वेश्चन ही चाहिए। थैंक यू, यही हमको नहीं आता है। वो बोल रहा है इम्पैक्ट इम्पैक्ट इम्पैक्ट, तो उसका एक्चुअल क्वेश्चन क्या है, whom does it impact। तो मुझे ये वाला स्किल सिखाने की इच्छा बहुत है कि या तो आदमी, ये सादा होता है, मतलब ये बोलते कि बचपन से आदमी इसको डब्बा डब्बा कर सकते हैं, पर अगर किसी को ये आने लग जाता है तो जो प्रीवियस स्लाइड में हुआ हमारे साथ, नहीं इसको पहले लो इसको बाद में, वो लफड़ा ही खत्म हो जाता है। कॉन्वर्सेशन बहुत अच्छा जाता है, फ्लो भी ठीक आता है। हाँ सॉरी, व्हेन, व्हेन बाकी तो है, फिर व्हाट है कि नहीं, ठीक है। और सोच, मैं चाहता हूं कि आप सोचें, इफ क्या होता है, इफ मतलब इधर क्या लिखूंगा, इफ कभी सॉल्यूशन बनता है। हाँ अगर वो नहीं हो तो क्या होगा, तो इम्पैक्ट है ना। If we do this, thank you, यही what good है ना। मतलब ये अभी फ्लो नहीं है, पर किसी ने if बोला तो मैंने लिख दिया। आपको समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ।
ऐसे करते करते अगर कोई आदमी ठीक से ट्राई कर सके और ये वाले हेड्स पे खेल सके, ऐसा लिखेंगे तो वापस घूम के गाड़ी इधर ही आने वाली है, उसकी बात नहीं कर रहा, बट दैट्स हाउ यू टॉक। जैसे मान ले कि कोई बंदा भी एकेडमी में आया पहली बार, वो यूपीएससी के बारे में थोड़ा बहुत कम ज़्यादा बस गूगल पे देखा था क्या है, और उसने सोचा कि मेरे को यूपीएससी करना है, तो कॉन्वर्जेशन जब करें, और ऐसा है कि मैं सब बता सकता हूँ, पर मैंने ये बोल दिया है कि पूछने वाला अपने सेंटेंसेस या क्वेश्चंस अलाइन करे। अब ध्यान से सुनना, उसका प्लान ये है उस बच्चे का कि वो केबिन से बाहर जाए ना, तो वो दूसरी बार बुबनाज आईएएस इंक्वायरी के लिए नहीं आना चाहिए, तो ही वो ठीक इंक्वायरी करके गया है। नहीं तो मोर ऑफन देन नॉट वी गेट कॉल्स, हेलो हाँ सर मैं आया था, जी बोलिए, वो ना ये कब होगा, वो मेंस का कराएंगे, जी बिल्कुल हमने बताया था आपको, कब, वो अच्छा, फिर ऑब्वियसली पेशेंस हमें मेंटेन करना पड़ता है, प्लीज़ पूछिए। इंक्वायरी के बाद आधा घंटा फ़ोन पे इंक्वायरी, तो तुम क्या इंक्वायरी करके गए? इसका मतलब कॉन्वर्जेशन कंप्लीट नहीं हुआ। तो एक ये तो लूँगा ही, पेज चेंज कर रहा हूँ। कोई इंक्वायरी के लिए आया, हेड्स कैसे बनेंगे? हिंदी में भी क्वेश्चन बोलोगे तो भी चलेगा, इंग्लिश में भी बोलोगे तो भी चलेगा, बट स्टार्ट करो। व्हाट इज यूपीएससी? मैंने बोला ना वो घर से करके आया है, थोड़ा ठीक है चल, तो भी तेरे मन की। हाउ टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी, वो आप इंक्वायरी करने आए हैं। Why should I do from this institute? को क्वेश्चन पूछो ना, बिकॉज दिस इज गुड। जैसा तेरा सवाल वैसा मेरा जवाब। गाइस, आप आधा घंटा में समझना चाहते हैं तो आप क्वेश्चन पूछेंगे, सामने वाला उसका खाली जवाब देगा, फिर आप क्वेश्चन पूछेंगे, फिर सामने वाला उसका जवाब देगा। आफ्टर अ पॉइंट इफ यू रियलाइज नो नो आई डोंट थिंक देयर इज एनी मोर क्वेश्चन आई शुड आस्क, आई थिंक आई एम सॉर्टेड इन लाइफ, सो यू लीव, एल्स यू टेक इट टू द लास्ट क्वेश्चन एज वेल। तो लिख दिया मैंने व्हाट इज यूपीएससी। फिर आप यूपीएससी का नहीं पूछने आए हैं मुझसे, आप इस एकेडमी का पूछने आए हैं। यू आर लूजिंग द कोर ऑफ द क्वेश्चन। कितने दिनों में सिलेबस कंप्लीट हो सकता है या कराओगे में तो बहुत फर्क है क्योंकि कराओगे हमेशा इज लेस देन हो सकता है कराओगे 12 महीने हो सकता है। ऐसा कौन पूछता है विल यू कवर ऑल सब्जेक्ट्स? योर अचीवमेंट्स टू अर्ली, ऑप्शनल करा भाई साहब। हाँ थैंक यू। Ironically, it's his first day. फीस जमा कराई है क्या? That's another irony. क्योंकि मैं उनका नाम भी नहीं जानता, मैं पहली बार ही मिल रहा हूँ। पुराने वाले उल्टा नफ्फट हो लेते हैं सवाल ही नहीं समझा। हाँ क्या? जैसे व्हाट इज यूपीएससी किसी बंदे ने पूछ लिया, इसमें क्या होता है, आप कैसे पढ़ाते हैं? प्रीलिम्स कराते, मेंस कराते, इंटरव्यू कराते वगैरह वगैरह। सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन हमेशा तब अप्लाई होता है ना जब आपको कोई प्रोसेस पूछना है। सही बात है। एक ऐसे ही ऑफ टॉपिक लिख रहा हूँ, अच्छा उठ चल। व्हेन कब पूछते हैं? जब आपको टाइम पूछना है। गाइस ये सब क्वेश्चंस कॉन्टेक्सचुअल होते हैं। लोग व्हेन में हमसे प्रोसेस पूछ लेते हैं, एडमिशन देने की इच्छा नहीं होती। तो भाई इसको कब तैयारी कराऊंगा मैं, इसका तो सवाल ही इधर उधर है। तो आप कभी भी प्रोसेस पूछते हैं,
आप टाइम पीरियड पूछते हैं, फिर आपने पूछ लिया आप कैसे कराएंगे, हमने कहा हम ऐसे ऐसे कराते हैं वगैरह वगैरह। फिर आपने पूछा कब से बैच चालू होगा, ये आपने पूछ लिया। फिर बराबर, कौन पढ़ाएगा, तो यहाँ पर क्या लिखो, थैंक यू, पर्सन। यही सिखाना है कि जब आपको पर्सन रिलेटेड कोई बात करनी है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस तो हु, सुप्रीम कोर्ट का हाउ, सुप्रीम कोर्ट समझ आ ही रहा होगा, धीरे आने लगेगा कि हाँ यही वाला क्वेश्चन का आंसर इस संदर्भ में जाएगा। तो आप किसी से भी पूछते प्रोसेस क्या है, टाइम कितना लगेगा, कौन पढ़ाएगा, फिर फीस, तो क्या लिखूं, ये रहा मैंने, या कोई भी, जैसे इसको बोलते हाँ ओके, जैसे थैंक यू, जैसे एक होता है हाउ, एक होता है हाउ मच। हाउ प्रोसेस होता है, जब भी मच होता है उसमें, मच में टाइम भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। हाँ क्वांटिटी ड्रिवन है, थैंक यू। तो या तो उसमें मनी हो सकता है या उसमें टाइम हो सकता है। और क्वेश्चंस, हाँ जैसे सॉरी, फी वैलिडिटी वो टाइम नहीं, ये वैन आता है कि कब से बैच चालू होगा, कितने टाइम का होगा, सुबह का बैच होगा, शाम का बैच होगा, मेंस कब कराओगे, ये वो सब होता है। ऑप्शनल दोपहर को होगा, रात को कब आते हो, मैं कब फ़ोन कर सकता हूँ इनको वगैरह। व्हाट इफ नॉट एंटीथेसिस, हाउ, व्हेन, हु, हाउ मच, अभी एक याद आया था मुझे, वेयर, वेयर का क्या लेना देना है, प्लेस। लोग पूछते हैं बकायदा इस एकेडमी, यहीं पे क्लास है, हाँ बिल्कुल इस दीवार के पीछे। अच्छा, बड़ी में, छोटी में, उधर, तो लोकेशन तो पूछेंगे ना। समझ आ रहा है, ये सब टॉपिक जब देखोगे ना, अगला कहाँ गया इंटरनल, तो तुमको चमकनी चाहिए। मेरे को इंटरनल सिक्योरिटी में टाइम पूछना है, जगह पूछना है, तो प्रोसेस पूछना है, मेरे को क्या पूछना है। जिस दिन आपका ये कोर वैल्यू तैयार होने लग गया, आप एज ए ह्यूमन बीइंग ही बहुत सॉर्टेड महसूस करोगे। डिस्टॉर्टेड भी कर सकते हो, जो मैं अपने जीवन में मेरे साथ आजकल होता है। मेरा पर्सनल एनेक्डोट्स है, जैसे ये भाग्य भी है कि मेरा रोज इंटरेक्शन आपके साथ है, और ये दुर्भाग्य भी है, क्योंकि जब मैं आपसे बात करता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं ठीक काम कर पा रहा हूँ, पर जब आप मुझसे बात नहीं करते, मैं वैन पूछ रहा हूँ आप कब आएंगे, मैं क्लास में हूँ, आप कब आएंगे, मैं आ गया हूं। टाइम का जवाब टाइम से, पर ये सिर्फ मैं समझ पाता हूं, तो मैं पी लेता हूं, मैं बोलता ठीक है आप क्लास से यहां आ जाओ ऑफिस में। तो मैंने टाइम के कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन पूछा और आप मुझे प्लेस के कॉन्टेक्स्ट में शिफ्ट कर देते हो। मिल लेते हैं, हो भी जाता है, पर मेरे को एकदम मज़ा नहीं आता, या मैं वो जहर पी लेता हूँ कि ठीक है मिलना जरूरी, कौशल ज़्यादा अंग्रेजी मत बक, ख़त्म कर। पर ऐसा नहीं होना चाहिए। कहाँ है, यहीं। कब आएगा, आया। मैं भी ऐसे बात करूं, कब आएगा, यहीं हूं। जब मैंने कब पूछा है तो मैंने टाइम के कॉन्टेक्स्ट में पूछा है, तो तू प्लेस के कॉन्टेक्स्ट में क्यों जवाब देता है। वो नालायक लड़के लोग जो है, लड़कियां तो बहुत सही रहती है घर में इस मामले में, जो नालायक लड़के लोग हैं उनके जो मदर और फादर उनसे जो भारी परेशान रहते हैं, वो इन्हीं सवालों में तो रहते हैं। तू कल कहाँ था,
तो क्वेश्चन टाइम का था यही। तो फिर वो जब केबिन में आते तो वो मुझे बोलते हैं ना, सर सबसे पहले ना आप इसको सवालों के जवाब सिखाओ। ये मेरी बात समझता ही नहीं है, ये मेरी बात सुनता ही नहीं है। सर इसको एक्चुअली मेरे सवाल का जवाब देने में इंटरेस्ट ही नहीं है, इसको कुछ नहीं करना है सर, ये वो। तो हमको लगता है कि पूछा था तो मैंने तो बताया है ही ना। ऐसा तुमसे कोई पापा का नाम पूछता है तो मम्मी का नाम बताता है। That's where the core of writing goes wrong for majority of the people. हमारे केबिन में रोज की बवाल है, रोज की एक ही बात को लेकर। क्यों सर, मैंने लिखा तो है। उस बच्चे को पूरा पेज लेता हूँ, फिर मैं बोलता अब मैं लिखता हूँ, बस फिर मैं उसको लिख के देता हूँ, बोलता देख दोनों में लिखा है। अंदर से ईमान से बोल देना, मेरी बेइज्जती मत करना कि कौन सा वाला ठीक है, क्योंकि कोई ढीठ बच्चा हो तो भी बोल दे मेरा वाला ही ठीक लगा, तो फिर तो सब इज्जत कराया धराया चला गया। तो मैं उसको पूछता ईमानदारी से बोलना, झूठ मत बोलना। तब वो बोलता है कि ये ठीक लग रहा है। फिर पूछता हूँ कि दोनों बातों में ये क्यों ठीक लग रहा है। हाँ समझ गया, हाँ बात तो है। धीरे 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 द कॉन्टेक्स्ट स्टार्ट्स पिकिंग अप एंड वन डे इट गेट्स वेरी वेरी आर्टिकुलेट कि हाँ सही बात है। तो वो टॉपर कॉपी का रूप लेने लगता है धीरे धीरे कि सही क्या लिखती है सर शक्ति दुबे। तो शक्ति दुबे के ये सब फंडामेंटल में कहीं गलत नहीं है। अभी हमारे क्लास में कम से कम पौना क्लास, आधे से भी ज़्यादा का, ये कॉन्टेक्चुअल क्लैरिटी में ही गलती है। और वो बच्चे जिनको घर पे रोज रोज गाली गलौच होती है, उनका तो तुम समझ लो, उनका तो इसमें से 90% इधर उधर है। समझ आ रहा है? मुझे इस बात के, मुझे अब ये यूपीएससी वाला छोड़ो, मुझे क्वेश्चंस चाहिए। और कौन कौन से होते हैं, जैसे हमने व्हाट, हाउ, वेयर, वो, हाउ मच, वेयर ये लिख लिया, और हाँ वाई, ये क्या होता है? वाई एक्चुअली और कौन से क्वेश्चन होते हैं? whom, सॉरी नहीं, ये मैं यूपीएससी की कॉन्टेक्स्ट में बात नहीं कर रहा, इन जनरल कि जो जो क्वेश्चंस होते कोर, उन क्वेश्चंस का रियल क्वेश्चन क्या होता है, और कौन से क्वेश्चंस होते हैं? विच लिखा नहीं, नहीं विच का जवाब क्या है? थैंक यू। But is antithesis. But what if is फिर जब अगला टॉपिक लेंगे तो अलाइन करना तुम, और फिर उसके बाद तुमको जादू दिखने लगेगा कि कंटेंट नहीं आ रहा, वो चलेगा, फ्लो तो आ रहा है यार, लिख सकते हैं। और ठीक है, एक दो क्वेश्चन इनिशियली इसके ये आना चाहिए था ना, वो दैट्स फाइन। हम 1.5 घंटे में कलम रखें और हमारा अगर 10 पेज लिख कर हो जाए ना पहली बार के ऐसे राइटिंग में, तो आप समझ लेना वेल बिगन इज हाफ डन। नॉट मैनी पीपल ऑन दिस प्लैनेट, एंड आई रिपीट, ऑन दिस प्लैनेट आर एबल टू डू इट एट सच एन इनिशियल लेवल, जस्ट बिकॉज दे आर टॉट कॉन्टेंट, ये भी लिखना है वो भी लिखना है। कैसे questions? What if not? What फिर वो what if would is future consequences. क्या नहीं, जैसे can बाद में आता है ना, What if not to impact हुआ ना, What if not? अगर वो चीज़ नहीं हाँ मतलब तो what if क्यों, if ही खाली काफी है। चल जाएगा, मतलब आपको समझ आ रहा है। रॉ फॉर्म में ये सारा मैथ द फॉलोइंग होना चाहिए। एक ट्रिक सिखाता हूँ, काम कर गया तो कर गया, जैसे इसको याद कर लें।
इसको याद कर लेना कि यार मेरे को ना हु के हिसाब से भी जवाब देना है, हाउ के हिसाब से भी देना है, वेयर के हिसाब से भी देना है, होम के हिसाब से भी देना है। ये एक पार्ट होता है, ये एक तरीका है। ये अगर डिवाइस हो गया तो आदमी को क्या समझ आएगा ऐसे राइटिंग में, ये वाले तो लिखने, चल एक हेड बनाता हूँ, उसमें वो डालता हूँ। जैसे मान ले कि मेरे लाइफ का फर्स्ट ऐसे राइटिंग है, मैंने कभी 10 पेज नहीं लिखा और मेरे को मेंटल ब्लॉकेज है 2 पेज के बाद का कि मैं कैसे लिखूँगा, तो मैं क्या करके लेकिन 10 पेज इज्जत बचाने के लिए लिखूँ या जमा करूँ, तो मैं ना ये छोड़ दूँगा, मैं बाद में देखते हैं। और मैं क्या करूँगा, 2 पेज रीज़न लिख दूँगा, 2 पेज इम्पैक्ट लिख दूँगा, एक लास्ट पेज कंक्लूड कर दूँगा, एक आगे तो सबको स्टेपल मार दूँगा। पढ़े सामने वाला, एक बार देखे कि मुद्दे पे बात लिखी है तो कुछ नंबर दे रहा है कि नहीं। ऐसा मत करना, पर ऐसा कर सकते हैं। उससे क्या होता है, वो टूटता है। जैसे अभी लोगों को लग रहा हो 10 पेज सर, मतलब इतने में तो यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम पास कर लेते हैं। और वो भी गैप दे देकर दूर दूर करके लिए तो आराम से हो जाता है। तो आप ये हेड्स बनाओ, ऑब्वियसली फ्लो क्रिएट करने की कोशिश करना, अदरवाइज वॉट एवर इट इज। ऐसा कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। मेरा मतलब दिस इज नॉट समथिंग दैट, ये कोई स्टैंडर्ड नहीं, ये बात है कि, और मजे की बात, जैसे तुझे पता है कि व्हेन क्या होता है, तुझे ये भी पता है टाइम क्या होता है। मैं तो खाली जोड़ना सिखा रहा था कि टाइम के कॉन्टेक्स्ट में कुछ लिखना है तो वो व्हेन का जवाब देना है ऐसे राइटिंग में, हु का जवाब, पर्सन का जवाब देना, ताकि तू और बेहतर लिख सके। और तो क्या बोलूं, समझ आ रहा है। जैसे ये एक स्टाइल है। अब मान ले एक कैसे, वैसे तो इंटरनल सिक्योरिटी में मूव करना है, पर ओके वेट, ऐसे ही बोल रहा हूं कि कहीं पर डैम टूट गया है, सही है, और कैसे सीखा, ओके। आप एक रिपोर्टर है, मैं ही आपका एडिटर इन चीफ हूँ, और मैंने आपसे कहा जा फटाफट सब लिख के ला, रिपोर्ट बना के, तो तू मुझे रिपोर्ट जमा करेगा। और डैम टूट गया है, तोड़ना मत, नहीं लोग बोलेंगे स्टैंडर्ड फ्लो चाहिए। स्टार्ट किससे होगा? थैंक यू। कहाँ पे? क्योंकि बॉस जब बोलेगा डैम टूट गया जाना है, तो फर्स्ट क्वेश्चन तुम मुझसे पूछो कहाँ जाना है, वेयर। थैंक यू। कैसे जाना है? हाँ, थैंक यू। कहाँ जाना है सर? तुमको शिमला जाना है। कब जाना है सर? अभी, है ना। तो ये डैम टूटने का भी जब हम रिपोर्ट लिखेंगे, तब हम लिखेंगे शिमला और उसके इर्द गिर्द के रीजन में ये वो वाली जगह पर इस तरीके से ये वाला पानी गिरने, डैम बैंड टूट गया। ये खबर रात को 11:30 बजे की है, जब फिर थैंक यू। अब धीरे धीरे तुम्हारा मेंटल फ्लो बन रहा है किसी किसी का। ये इस तरीके से टूट गया, फिर हाँ वही हाउ और हाउ मच, वो पूरे डैम का ये टूटना का सब है इसमें। इस तरीके से पानी आया था, रात को बरसात हो गई थी, फलना हो गया था, ढिमका हो गया था, लोगों ने उधर गेट खोल दिया था, इधर खेतीबाड़ी कर ली थी, किसी ने शटर नहीं उठाया था, रात को जाम हो गया था,
जो भी है टूटने वाले में अब वो एक उसमें चला जाएगा। हाउ से ज्यादा ये वाई नहीं होगा। हम्म हाउ से ज्यादा ये वाई नहीं होगा। वाई डिड इट ब्रेक? हाउ डिड इट ब्रेक से ज्यादा वाई होल्ड 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 वाई स्लैश हाउ में मैंने तुम्हारी बात नहीं सुन के वाई नीचे क्यों लिखा है? थैंक यू। क्योंकि ये प्रोसेस हुआ है जिससे टूटा है। हाँ, तो व्हाट आर द रीजंस फॉर व्हाट? व्हाट आर द रीजंस फॉर? व्हाट आर द रीजंस फॉर द डैम टूटना? तो पहले ये तो बताओगे ना, हाउ डिड द डैम टूटो? कल रात को गेट नहीं खुलने की वजह से और फिर बीच में चक्का जाम हो जाने की वजह से डैम कुछ इस तरीके से ऐसे करते हुए टूट गया, जिसमें इतना इतना क्यूसेक पानी इस तरीके से बह गया, तो डैम टूट गया। वाई की जगह क्या? नहीं, वही वाई ना, क्यों टूटा? तो तब बोलेंगे कि पिछले कुछ दिनों से इस बात का ध्यान नहीं दिया जा रहा था कि हिमालय का बर्फ़ पिघल रहा है, फिर बीच में डैम्स का जो पानी था वो इधर उधर नहीं लिया जा रहा था, कनाल में भी फीडर कनाल्स में पानी नहीं जा रहे थे, विड्रॉल ऑफ वाटर नहीं हो रहा था, नीचे जो ज़मीन का सिल्ट बैठ रहा था उस वजह से करते, क्योंकि डैम टूटता है तो ये उस वक्त टूटा, पर जो ये रीजंस होते ये तो मोर देन वन होते हैं ना। फिर इम्पैक्ट लिख दिया मैंने, है ना? तो अब क्या होने लगता है, जैसे इम्पैक्ट के बाद ही सोल्यूशन लिखने लगते हैं ना। हेलो, ये वाला जो इम्पैक्ट है पॉजिटिव है या नेगेटिव? होल्ड आयुष। हाँ, जो तू रीजंस बोला रह गया वो इम्पैक्ट ही तो है। नहीं, एक मिनट, आयुष का सुनते, क्या बोल रहा है? वो रीजन है ना, क्लाइमेटिक चेंज की वजह से डैम टूटा, तो रीजन में चला जाएगा। फिर अभी ये बात कर रहे कि उससे अब क्या क्या हो गया, तो हम क्या बोलते, ये वाली इंडस्ट्री भी बह गई, 10,000 लोग बेघर हो गए, ऐसा हो गया, अस्पताल टूट गया, एक स्कूल था वो भी चला गया, धर्मशाला भी चला गया, 4 होटल बह गई है। जो लिखना इम्पैक्ट बुरा, कौन रिस्पॉन्सिबल है? जैसे हाउ द हेल डिड इट एग्जैक्टली हैपन इन टर्म्स, फिर एक्शंस टेकन, मतलब नाउ व्हाट। फ्लो आ रहा है समझ में? ऐसे करते करते किसी भी टॉपिक पे सोचना ना, तो मुझे लगता है कि वर्स्ट केस में 7-8 पेज तो ठोक लेंगे। हेड आ जाए तो मैं कचरा एक्सेप्ट कर लूंगा कंटेंट में, कि कोई बात नहीं, वो धीरे धीरे ठीक कर लेंगे। क्यों? क्योंकि कोई भी स्टूडेंट को जज करने का 2 तरीका होता है, एक इसको आता नहीं, मेरे को वो बच्चा चलेगा, एक इसको करना नहीं, मेरे को वो बच्चा नहीं चलेगा। क्योंकि ये अपने सोच का हिस्सा है, और इसमें हम नहीं लिख पाए तो हमको आता नहीं, वो चलेगा, वो फिर भी ठीक हो सकता है। जिसको आज नहीं आता उसको कल आएगा, पर जिसको आज नहीं करना उसको कल भी नहीं करना होगा। हमको नहीं चलेगा, मतलब मुझे तो नहीं चलेगा। समझ आ रहा है? ट्राई करके देखेंगे तो होने लगेगा धीरे धीरे। और इसमें जैसे जस्ट एडिंग फ्यू थिंग्स इन द पास्ट दैट वी हैड, ऐसे ही जैसे अपने पास 2-3 टेम्पलेट्स है, सही है, तो इसमें से पेस्टल जी कहाँ लगा के 2 पेज पूर्ण करें? मान ले किसी ने पेस्टल जी में इम्पैक्ट पे लगा लिया है ना, और सॉल्यूशन तो भाई वो इंटरनेशनल से लेकर नेशनल से, कॉन्स्टिट्यूशन से लेकर मॉडल वॉडल वाला जाएगा ना। सॉल्यूशन तो हमेशा वही वाले बढ़िया रहते हैं। हेलो, बोलो हाँ।
कि इंटरनेशनली ये वाले प्रैक्टिसेस करेंगे, फिर हमारे संविधान में भी ये वाला लिखा है कलेक्टर रिस्पॉन्सिबल, फिर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट आएगा, फिर डिजास्टर मैनेजमेंट रूल्स आएंगे, फिर कहीं का मॉडल आएगा, कहीं की कोई बात आएगी, सैटेलाइट का इस्तेमाल करेंगे, ये वो करते कुराते सब कुछ मैपिंग करेंगे, वल्नरेबल एरियाज करेंगे, वगैरह 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 करते करते कुछ ना कुछ तो कर ही देंगे। तो इसीलिए 2 जगह तो ब्रह्मास्त्र का यूज हो सकता है जहाँ पर इम्पैक्ट और ये है। जैसे रीजंस में क्या तरीका हो सकता है? नहीं, अरे हेड चाहिए, हेड। Irresponsible, हाँ, not natural and anthropogenic. थैंक यू, थैंक यू। Natural reasons, anthropogenic reasons. डैम खाली नेचर, ऐसा नहीं होता है, दोनों होता है। बर्फ पिघल रही थी ना, नेचुरल रीज़न है। हम गेट नहीं खोले, एंथ्रोपोजेनिक रीज़न है। तो ये 2 हेड में डिवाइड होता है। जो ज्योग्राफी ऑप्शनल वाले, मैं आपको एक उसका बाद में भी एक सटीक तरीका, इसमें वो ऑप्शनल का पार्ट है पर वो आ सकता है। समझ आ रहा है? और 1-2 टेम्पलेट और चिपकेगा क्या कहीं? पास्ट में सिमिलर इंसिडेंट हुए और हाँ, पास्ट में ऐसा कोई सिमिलर नहीं, टेम्पलेट इस हेड में कहीं चिपकेगा क्या? रिस्पॉन्सिबिलिटी में आ सकता है कि कौन रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल। थैंक यू, थैंक यू। ध्यान से सुनना। जैसे इंडिविजुअल इज रिस्पॉन्सिबल, सोसाइटी इज रिस्पॉन्सिबल, द स्टेट गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल, द सेंट्रल गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल। ऐसे करते करते जाता है ना। एक खाली क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जैसे ये दोनों को स्वाइप कर सकते हैं क्या? स्वैप कर सकते हैं ना? स्वाइप इज नॉट द राइट वर्ड। स्वैप कर सकते हैं, हाँ, बिकॉज इम्पैक्ट इंडिविजुअली लगता है, सोसाइटी के हिसाब से लगता है, स्टेट लेवल इम्पैक्ट होता है, नेशनल लेवल इम्पैक्ट होता है। और उसी केस में हु इज़ रिस्पॉन्सिबल? पॉलिटिकली रिस्पॉन्सिबल, इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबल, सोशली रिस्पॉन्सिबल। तुम ट्राई करके देखो, तुम्हारा चिपकेगा, और थोड़ा ब्रेनस्टॉर्म करना पड़ेगा। हो रहा है? इसको लिखो, घर पे थोड़ा मैराथन करके देखना। कोई भी ऐसे टॉपिक्स पे लोग पूछ रहे कैसे ऐसे राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं, जो पहला शब्द आए करंट अफेयर का वो लिखो, उसका ढांचा बनाओ, उसमें देखो कहाँ टेम्पलेट डाल सकते हैं, तो कंटेंट आने लगेगा धीरे धीरे। और कंटेंट के लिए जो मटेरियल दिया है वो थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, 1 गो में तो मुश्किल हो जाएगा, बट आएगा फिर। रीजनल रिस्पॉन्सिबल दोनों में ही है टेम्पलेट। हाँ हाँ, सर इम्पैक्ट में इसमें हम लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म को ले सकते कर सकते हैं। जैसे इम्पैक्ट का एक और टेम्पलेट है, ये बात कर रहे हैं, मैं यहाँ लिखा देता हूँ प्लीज़ गाइस। जैसे एक पेस्टल जी होता है, एक इंडिया सोसाइटी ये वो होता है, और एक इम्पैक्ट, वैसे तो वो डिजास्टर मैनेजमेंट में पढ़ते हैं पर ठीक है बात कर सकते हैं। एक होता है बच्चों शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट, एक होता है मिड टर्म, और एक होता है लॉन्ग टर्म। तो इसमें भी जब भी आप लिखते हैं तो बहुत सही हो जाता है। जैसे शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट, अभी बच्चों की स्कूल चली गई या डिस्प्लेसमेंट, ये शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट है। मिड टर्म इम्पैक्ट ये कि आजू बाजू इतना कचरा, गंद, स्लैग, ये सब फैल जाता है कि समझ नहीं आता है क्या करें। लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट माइग्रेशन,
या मिड टर्म इम्पैक्ट माइग्रेशन है। लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या है, अब फिर इधर डैम नहीं बनता, ये जगह खुशहाल नहीं हो पाती, या लॉन्ग टर्म एनवायरमेंटल लॉस हो जाता है, ये सब इसका लॉन्ग टर्म बनता है। इसमें तो वो हाँ, जैसे वे फॉरवर्ड भी लिख सकते हैं ना, जैसे जो तू बोल रहा है वो ये कि व्हाट टू डू, हाँ बराबर है, तेरे सवाल आ रहे हैं ना दिमाग में, बस वो हेड्स बन जाएंगे। मूव करें पीछे इंटरनल सिक्योरिटी वाले में, एनीबडी वांट्स मी टू वेट? ये वाला भी लिख लिया था क्या? लिख लो जिनका भी बाकी है। आ जाओ। इंटरनल सिक्योरिटी के डब्बे बनाए कि क्या क्यों, वो सब है ना। हाँ, एक ही मिनट।
पेपर ही लीक हो गया था। फिर भी लीक्ड पेपर के बाद भी सवाल तो पूछना ही पड़ेगा। बोलते जाओ। व्हाट इज इंटरनल सिक्योरिटी, जो इसका डेफिनेशन और ये सब है मान लें। सही में पेपर लीक लग रहा है। अब बच्चों की आदत भी होती है, जो चीज़ मिटा रहे उसको पहले दिमाग में उतार लेते, फिर बात होगी, फिर उसको रख देंगे। ऐसा कुछ बोलो ना जो कुछ अलग भी हो, जिससे अपने पढ़ने के लिए आए हो तो टीचर को भी लगे। अच्छा ठीक है, पहले दिल मन में रोल ऑफ इंडिविजुअल्स। जैसे इसमें ना जैसे 100% इस टॉपिक में रोल आएगा, पर रोल ऐसे जाता है इंडिविजुअल, सोसाइटी, क्योंकि अभी जो जितने इंटरनल सिक्योरिटी में जितने अटैक्स होते हैं उसमें आप OGW जानते हैं क्या होता है? OGW जैसे इंटरनल सिक्योरिटी में ऑन ग्राउंड वर्कर्स बोलते हैं। ऑन ग्राउंड वर्कर्स वो होते हैं जो हमारे देश में ही सरकार से खफा है, और वो आपकी और मेरी तरह आम नागरिक होते हैं। वही लोग वो फ़ोटो बना बना के भेजते हैं, वीडियो, और वही लोग मान ले कि पुलिस कमिश्नर ऑफिस उड़ाना है तो बाकायदा इंडिया का सिटीज़न है, तो वही पुलिस कमिश्नर ऑफिस जाता है, वीडियो बना बना के भेजता है। तुमको लगता है कि टेररिस्ट आता है पुलिस कमिश्नर ऑफिस का, पहले वीडियो बना के जाता है, फिर दूसरी बार बंदूक लेकर आता है कि अब उड़ाऊँगा। OGW बहुत, ये वो लोग हैं जिनको इन जनरल सिस्टम से थोड़ी तकलीफ है। ये सिस्टम के विपरीत है किसी भी कारण से, कभी या तो चोट खाए हैं या हाँ कोई भी फाइनेंशियल रीजंस है, या आइडियोलॉजी मैच नहीं होती, कैसे भी ब्रेन को वॉश किया जाता है। तो ये जो रोल होता है, तो इसीलिए इंटरनल सिक्योरिटी में रोल एक, जैसे अभी पुलवामा ये पहलगाम वाला और ये हो रहा था, उसमें रोज एक ही नोटिफिकेशन आ रहा था। सबको बोलिए सोशल मीडिया पे पोस्ट ना करे, क्योंकि इंडिविजुअल जो लफड़ा करते होते हैं, सोसाइटी भी वही पोस्ट करता है। जैसे जब ताज अटैक हुआ था ना, तो तब तो हाँ, तब तक तो हम लोग कॉलेज में थे, तो तब हमको उतना आइडिया नहीं लगता था कि क्या है उस बात को। आज कितने 16-17 साल हो गए, 2008 है। तो तब टेक्नोलॉजिकली वो पाकिस्तान में बैठे बैठे देख रहे थे कि अपने लड़के गए अंदर, आज तक पे देख रहे थे अपने लड़के अंदर गए, ओ यार एक को मार दिया, क्योंकि आज तक बता रहा था, और एक इसमें से घायल, एक पीछे के कमरे से होते, वो मीडिया वाले भी उसके पीछे पीछे लड़के के पीछे भाग रहे थे। भाई साहब, वो ऑपरेशन कोहॉर्ट ऑपरेशन था ही नहीं। सब वो बैरिकेड तोड़ के मीडिया वाले भी साथ में थे, NSG के पीछू पीछू। तो इसीलिए रोल में इंडिविजुअल भी रोल प्ले करते हैं, सोसाइटी भी रोल प्ले करता है, स्टेट रोल प्ले करता है। मेरे को तो लगता है कि इंटरनल सिक्योरिटी में जैसे स्टेट तो बहुत आगे चला गया, मुझे सबसे पहले ग्राम सभा लेना चाहिए, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस या म्यूनिसिपैलिटी लेना चाहिए, फिर स्टेट का नंबर आता है, फिर नेशन का नंबर आता है, फिर इंटरनेशनली भी ये बात आती है कि जैसे आप या हम जानते हैं कि ये मैटर हमेशा पाकिस्तान से होता है, अगर कि वो हमारे इंटरनल सिक्योरिटी में भी उनका दखल अंदाजी है, या मान लो नक्सलवाद है जिसमें हम लोग कभी कभी बोलते हैं कि नेपाल का भी इसमें रोल है या चाइना का भी रोल है, तो इंटरनेशनल फोरा पे जाते तो क्यों नहीं बात करते। तो इंटरनेशनल लेवल पर भी बात करके इंटरनल सिक्योरिटी में किसी प्रकार का रिलैक्सेशन पाया जा सकता है। तो इसीलिए रोल तो बहुत बड़ा टॉपिक है इसमें। और ओके, पास्ट या हिस्ट्री, ठीक है। और recent changes, recent modern threats, like not just cyber and all of this. ये जैसे पता है इसका राइट वर्ड क्या है? टाइप्स। इंटरनल सिक्योरिटी में क्या टाइप के इंटरनल सिक्योरिटी, जैसे अभी क्या बात हो रही थी उस दिन कि अब ये जो इंडिया पाकिस्तान का वॉर होगा, ये इस बार डिजिटल वॉर होगा,
ऑटोनॉमस वॉरफेयर होगा, इकोनॉमिक वॉरफेयर, साइबर अटैक, ये लिंक पे क्लिक मत कीजिए, पैसा पाकिस्तान चला जाएगा। जैसे जो पास्ट अटैक्स है उसमें से हम डिफरेंस क्रिएट करके कहाँ लैग कर रहे हैं, हाँ सिक्योरिटी क्या, तो उसको कौन से हेड में कैसे डालूंगा मैं? जैसे जो पास्ट वाला लिखा है उसमें एक डिफरेंस क्रिएट करके फिर कहाँ लैग कर रहे हैं। हाँ हाँ, वो इसी का हेड बनेगा। पास्ट मतलब सब कुछ, दैट इन द पास्ट, दैट इज हाउ वी डिड इन द पास्ट, इन द पास्ट वी हैड गॉन टू, जो लिखना है पास्ट में लिख। थैंक यू। ग्लोबल स्टेप्स इंटरनल सिक्योरिटी में दूसरे देश क्या कर रहे हैं कि इसको उससे तकलीफ है, उसको उससे तकलीफ है, तो वो लोग क्या कर रहे हैं? सबसे पहले तो इजराइल कि उसके इर्द गिर्द में इतना भसड़ मचा हुआ है, वो कैसे करता है, ऊपर से इतना छोटा, उसमें लीडिंग डिफेंस सप्लायर ये वो हो रखा है, हम उससे लेते हैं, तो क्या करता है वो? तो वो एक उसका पार्ट। और बोलना, हाँ मतलब सल्यूशन जो भी अब आपको आने लगा है क्या, ऐसे ऐसे हेड बन सकते हैं, उसमें टोटल 2-3 जगह पर टेम्पलेट चिपक सकते हैं ना, ए वाला, पेस्टल जी वाला, इंटरनेशनल से लेकर लोकल लेवल पर वो मॉडल वाला, किसी जगह पर एक और चौथा टेम्पलेट भी, जहाँ भी टेम्पलेट लिखते हो वहाँ लिख लो, जैसे शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म वाला, वो एक पार्ट हो सकता है। तो वो चिपकाने लग जाएंगे तो काम हो जाएगा। जैसे मैं होता और मेरे लाइफ का पहला ऐसे होता, तो मैं कैसे उसको कंप्लीट करता कि अगर मेरे टोटल 8 हेड अगर तैयार हुए है ना, उसमें से पहला हेड ऑब्वियसली इंट्रो है, तो मैं सोच के जाता कि 5, 7, 8 प्रकार के इंट्रो की बात हुई है, अपने को भगवान कोई भी पहला उस दिन चेप देना है, और कुछ भी नहीं आए तो राम श्याम करके कोई स्टोरी बना के कैसे भी 1.5 पेज लाना है, तो मैं स्टार्ट दे सकूं मेरी लाइफ में, बराबर। ये पहला होता। फिर मैं देखता कि कंक्लूजन में वो जो सारे विजन क्या है, इंडिया का प्लान क्या है, नीति आयोग ये कहता है, वो कहता है, वगैरह वगैरह वगैरह, जिसको बोलते हैं कि सारे, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टैट्स, टारगेट्स, इनिशिएटिव्स, लॉन्ग टर्म वगैरह वगैरह, जो भी वो इधर जा रहा था। अब मेरे पास कैसे भी 6 हेड को बचता, मैं क्या बोलता, कोई भी जगह ऐसे लिख रहा हूँ, टेम्पलेट 1, टेम्पलेट 2, टेम्पलेट 3 और टेम्पलेट 4, हेड बनाता और टेम्पलेट चिपकाने के लिए था। चिपक गया तो अपना काम बन गया। उसमें एक मान ले यहाँ पर एंटीथीसिस ले लेता और एक करंट अफेयर ले लेता, क्योंकि उसका कोई टेम्पलेट तो होता नहीं है, तो मेरे 4 टेम्पलेट हैं, तो मेरे चारों टेम्पलेट में 4 जगह चेप दूँ भगवान, मेरा एक एंटीथीसिस, एक करंट अफेयर का हो जाए, एक इंट्रो का हो जाए, कंक्लूजन हो, तो मेरे 10-12 पेज, जीवन का पहला सीरियस 10-12 पेज हो जाए, जो मेरी मेहनत के हैं। नहीं तो आज भी बच्चों को 10-12 पेज लिखने दो, क्वेश्चन पे आंसर के साथ तो लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, पर उसके बाद सर आप चेक मत करना, तो ही मैं लिखूँगा, नहीं ये चेक होगा। तो वो मेंटल ब्लॉकेज हटाना है ना, तो ट्राई किया जा सकता है। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये कि बच्चों, ये 20-25 मिनट में सोचना और 50-1 मिनट में लिखना, और ऐसा 2 बार करना 3 घंटे में। ऐसा नहीं ओ बाप, ऐसा कुछ नहीं है। अपनी बात हुई नहीं थी, क्या करना है लाइफ में, व्हाई आर यू हियर, सर आई वांट टू बी एन IAS। मैं कहाँ रोक रहा हूँ, मैं तो तुम्हें उसके करीब ले जा रहा हूँ, तो तुम भी करीब चलो कि ठीक है मैं भी आता हूँ, बनना तो मुझे ही था, तो चलते फिर, लेट्स बी वन, है ना।
और इसी में पहला आता है, दूसरा आता है, तो फिर आता है धीरे धीरे, यू स्टार्ट गेनिंग दैट कॉन्फिडेंस। जैसे इनिशियल लेवल पर देयर लॉट ऑफ पीपल हियर हु जस्ट जॉइन द एकेडमी, तो अपने वो बात करते थे कि 2 पेज 3 पेज का आंसर कैसे लिखते होंगे सर, ये वो। एक पॉइंट आएगा जब तुझे लगेगा सर 3 पेज 2 पेज वाली तो आप बात मत किया करो, वो तो मैं कैसे भी कर लूँगा, आ ही जाएगा, क्योंकि इन्हीं में से टेम्पलेट चिपकाने लगे, है ना। पर अगर टाइम पे कंप्लीशन होने लग जाएगा तो काम होने लगेगा। सर इसमें व्हाट इफ करके आ सकता है कि व्हाट इफ इंटरनल सिक्योरिटी डिड नॉट एग्जिस्ट, लाइक अ क्वेश्चन। व्हाट इफ इंटरनल सिक्योरिटी डज नॉट एग्जिस्ट, जैसा कोई जो हेड नहीं हो सकता है ऐसे में, ये ऑब्वियस टॉपिक्स है ना करंट के। ये तो मैं ये टॉपिक मैं इसलिए लिया था ताकि कोई ये नहीं मुझे पूछ ले लिखते ही कि ये क्या होता है, इस वजह से वो नहीं हो सकता है। लेजिट हेड्स होने चाहिए। हेलो, एक और दूं, ट्राई करके देखते हैं। इनका ये सेटल आप कैसे करेंगे, ये आपकी जिम्मेदारी है, आगे पीछे फ्लो वगैरह जो भी आपको करना है। किसी को ये लिखना है तो लिख लो। अभी थोड़ी देर में जादू दिखने लगेगा कि ये आदमी तो हर बात में सेम लिखने बोल रहा है। फिर तुमको लगेगा, फिर मैं तुमको 1-2 दिन में टॉपर कॉपी पढ़ने दूंगा, तुमको लगेगा कि ये तो सेम ही हेड लिखते हैं। तब मैं तुमसे पूछूंगा तू लिख सकता है क्या कोई भी ऐसे बिना इंपॉर्टेंस, रीजंस, सॉल्यूशन के? तो अब आप ये बोल रहे हो कि 10-12 पेज में 6 पेज फिक्स होते हैं। हाँ, तो ये घर से भी हो सकते हैं। हाँ, तभी टॉपर बनते हैं। हाँ, क्योंकि याद करो पहला दिन, भाई इतना बड़ा पहाड़ कैसे चढ़ूंगा, आने लगेगा। कभी आप कभी भी देखेंगे या कोई अपनी क्लास के पुराने बच्चे से मिलेंगे, आप उसको तो बोलेगा तो इसमें क्या हो गया, आराम से लिख सकता है तू ऐसे, तो हमको लगता है अहंकारी कहीं का, सीख क्या गया है। अरे ऐसा नहीं है, उन्होंने एक तरीका बना लिया है कि ये एक तो पहला उन्होंने अपने दिमाग को जीता है कि हाँ ये तो लिख सकते हैं, और दूसरा क्योंकि तरीका बना लिया है। पहले टॉपिक बोल, टॉपिक सामने वाला बोलता है तो उसके दिमाग में पहले इसका रीज़न लिखूँगा, कॉन्सिक्वेंस लिखूँगा, इसका सोल्यूशन भी मालूम है, इंट्रो में तो मैं चेप दूंगा। तो उसके 7-8 पेज उसके मन लायक होने लगते हो। ठीक है, कुछ पेजेस के लिए तो मेहनत करना ही पड़ेगा। इसके बाद एक सस्ता टॉपिक ले लूँ और बाय द वे ये एग्ज़ाम में नहीं आते आजकल, हाँ पता चले, ये हमारे सीखने के लिए है। सरकारी स्कूलों की हालत ख़राब एंड ऑल दैट, क्या प्राइवेटाइज हो रहा है ये। खुद लिखो कुछ सस्ते सस्ते टॉपिक है। फिर एक दिन आएंगे हम वो सब टॉपिक्स पे। A bird in a cage thinks that flying is a sin. तब बात करेंगे कि क्या करना है सर, बट स्टेज वाइज कुछ तो लिखो, हेड्स ट्राई करो, ये वो थोड़ा एफर्ट। क्या लिख दिया मैंने, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक है, प्राइवेटाइजेशन। हेड्स पहले,
ठंड हो गई क्या? Thankfully this is doing fine now. Hmm? I don't- तो उसके आगे जैसे जिनके हेड्स हो गए, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा इजी है सोचना, तो मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, जैसे रीजंस फॉर प्राइवेटाइजेशन में कुछ अच्छे रीज़न लिखना ना, वो ऑब्वियस वाले नहीं, ठीक है, उससे आंसर पेज भरता है बिल्कुल। रीजंस फॉर प्राइवेटाइजेशन में कुछ अच्छे पॉइंट्स हैं जो आज करंट लेवल पर थोड़े ज़्यादा रेलेवेंट है। जैसे सपोज पर्सपेक्टिव बनाता हूँ कि जैसे हेड्स तो बनाने ही है, उस पर कोई सवाल नहीं है। जैसे रीजंस में मैं बोलता हूँ एग्जाम्पल, जैसे राइट टू एडुकेशन 2009, RTE 2009, और उसके बाद आर्टिकल 21A, है ना, 6 से 14